वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। लास्ट के वीडियो में इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या थे? जो ट्रेड्स, जो क्वालिटी, जो कैरेक्टर या जो ट्रेड्स हमारे जनरेशन से, पेरेंट्स से, ऑफस्प्रिंग से उनके ऑफस्प्रिंग में इस तरह से जो ट्रांसफ़र होता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वो ट्रेड्स जीन में प्रेजेंट होते हैं और वो ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। इनको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स वो होता है जो एक लाइफ स्पैन में एक पर्सन अपने अंदर अडॉप्ट करता है, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस से, कुछ अपने हैबिट से, कुछ अपने जो भी उसकी ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से अपने अंदर एक्वायर्ड करता है, अपने अंदर उस कैरेक्टर्स को लेके आता है। वो ट्रेड्स जो होते हैं वो जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक लाइफ स्पैन तक ही रहते हैं। अगर वो इंसान की डेथ हो जाती है तो वो कैरेक्टर उतने में ही ख़त्म हो जाते हैं, उनका ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक आउटर चेंजेस है, एक फिजिकल चेंजेस है, एक इन्वायरमेंटल चेंजेस है, बट वो जीन में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट लेक्चर का टॉपिक था। आज का जो लेक्चर है वो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें बहुत से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इस थ्योरी को देने के लिए, और उन्होंने अपने अपने थॉट्स, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है इवोल्यूशन, जो इनहेरिटेड या ट्रेड्स एवोल्यूशन के साइड में दिया, कि उन्होंने इसको मतलब सपोर्ट करने की कोशिश की कि इनहेरिटेड वेरिएशन जो ट्रेड्स है और एक्वायर्ड ट्रेड्स है उसके सपोर्ट्स में कुछ थ्योरीज दी। उन थ्योरीज के बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी में अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स करके अपने पोस्टुलेट्स जो है उन दिए इवोल्यूशन के सपोर्ट में, जिनमें से लेमार्क्स थे, डार्विन थे और लीनियस थे। लीनियस जो थे, ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किए। कुछ के एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट नहीं हुए और कुछ के एक्सपेरिमेंट जो है वो माने गए कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये सारे जो 3 साइंटिस्ट आज हम स्टडी करेंगे वो किसके सपोर्ट में दिए? इवोल्यूशन के सपोर्ट में अपने अपने वर्क को उन्होंने शो किया, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे। इन लोग को काफ़ी ये था कि जो प्रोसेस चल रहा है उसके बेस पे हम एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि एक्चुअल में वो चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। चलो, फर्स्ट हम लोग देखेंगे लेमार्किज्म या लेमार्क थ्योरी, जो साइंटिस्ट लेमार्क ने दिया था। Theory of acquired and inherited explained in his book named Philosophy Zoologica। ये उनकी बुक थी जिसमें उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड जो होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उस बेसिस पर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो हम देखेंगे कि वो आगे क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई, क्योंकि हम लोग ने थोड़ा बहुत तो अभी तक एवोल्यूशन के बारे में जान लिया है ना, और इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में भी जान लिया है। तो अब हम भी देखेंगे कि इनकी जो थ्योरीज है वो क्यों नहीं एक्सेप्ट की गई। फर्स्ट उन्होंने बताया यूज एंड डिसयूज के बारे में। देखो, इट स्टेट दैट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर यूज्ड एक्सट्रीमली बिकम लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर, वेल those that are not used deteriorates। यानी उन्होंने बताया कि जिस बॉडी पार्ट का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत हैवी हो जाती है, और जिन बॉडी पार्ट का हम यूज़ नहीं करते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रियोरेट हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने बताया। क्या ये पॉसिबल है? क्या अगर हम इस अपनी लाइफ में देखें तो क्या कोई चीज़ इतनी पॉसिबल है कि उन कैरेक्टर्स को, उन बॉडी पार्ट को जिनको बहुत यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिनको यूज़ नहीं करते वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं? ऐसा क्या है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दे के बताया कि जो जिराफ है, जिराफ को बताया कि वो एक हार्बीवोरस एनिमल था जो डियर की तरह वर्क करता था, यानी वो नीचे पड़ी हुई ग्रास उसको खा लेता था। जैसे उसकी हैबिट में चेंजेस आए, वो ट्रीज के लीव्स को खाने की हैबिट उसके अंदर आई, तो उसको क्या करना पड़ा? पहले तो जमीन पर उगे हुए ग्रास उसको ईजिली खा लेता था,
बट जब उसको ट्री को के लिप्स को खाने की हैबिट हुई तो वो क्या करने लगा, उसकी तरफ देख कर अपनी गर्दन को स्ट्रेच करने लगा, ठीक है, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करने लगा, जिससे वो लीफ को, ट्री के लीफ को खा सके। ऐसा होता गया जनरेशन टू जनरेशन, और काफ़ी जनरेशन के बाद ये देखा गया कि ऐसे जिराफ पाए गए जिनकी गर्दन स्ट्रेचेबल थी, मतलब स्ट्रेच थी, लंबी थी, और वो इजीली प्लांट की लीफ को खा पाते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ बताई कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो उसने अपनी ये जो गर्दन को स्ट्रेच किया, वो धीरे धीरे उस पर वर्क करते करते वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो स्ट्रेचेबल हो गई और आराम से खाने लायक हो गई, और जिनका यूज़ नहीं किया वो गायब हो गए, ठीक है। ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि जो साइंटिस्ट है विजडम, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रैट, चूहे के टेल को कट किया, काफ़ी जनरेशन तक, 21 जनरेशन तक उन्होंने उसके टेल को कट किया, और कट करके उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्या वो वाकई गायब हो जाती है। बट ऐसा नहीं हुआ। 21 जनरेशन तक उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, मगर ये देखा कि हर चूहा फिर से पूंछ के साथ ही बॉर्न हुआ। तो यूज़ एंड डिसयूज़ की जो थ्योरी थी वो यहीं पे पूरी तरह से कैंसिल हो गई, कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और जिस पार्ट का यूज़ ना करें वो स्ट्रॉन्ग ना रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये है सेकेंड, उन्होंने दिया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इट स्टेट दैट एन ऑर्गेनिज्म कुड पास इट्स मॉडिफिकेशन टू इट्स ऑफस्प्रिंग। इन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो इंसान एक्वायर्ड कैरेक्टर अपने लाइफ स्पैन में अपने अंदर एडॉप्ट करता है, वो पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरे मतलब अपने ऑफस्प्रिंग में उसको ट्रांसफ़र कर दे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम देखो, मैं स्विमिंग, मुझे बहुत अच्छे से स्विमिंग आती है, ठीक है, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ स्विमिंग में, तो क्या मेरा जो बच्चा होगा वो होते ही स्विमिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैंने लर्न किया है अपनी लाइफ में। मैंने साइकिलिंग अगर मुझे अच्छी आती है, मुझे कार राइडिंग कार चलाना अच्छे से आता है, बाइक राइडिंग अच्छे से आती है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा बच्चा जो बॉर्न हो वो इस सब को एडॉप्ट किया हुआ ही बॉर्न हो और वो एकदम एक्सपर्ट हो? नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ें मैंने लर्न की अपने लाइफ स्पैन में वो मेरे अंदर आई हुई है ना, मेरे ऑफस्प्रिंग में जाए ये नहीं हो सकता। हाँ, वो अपनी लाइफ स्पैन में उस चीज़ों को लर्न करेगा तो सीख जाएगा, बट ये इनहेरिटेड हो जाए, ये मेरे एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो चीज़ दी बताई कि भाई हमारे जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वो जो हमारे अंदर मॉडिफिकेशन हमारी लाइफ स्पैन में होता है, वो हमारे ऑफस्प्रिंग में ईजिली पॉसिबल हो जाता है, जो बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। ऐसा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हम ये चीज़ खुद देखते हैं कि हम बॉर्न हुए तो हमें कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे हमने अपने पेरेंट्स से सीखा, धीरे धीरे हमने अपने इन्वायरमेंट से सीखा, अपने आजू बाजू की चीज़ों को देख के लर्न किया, और धीरे धीरे चीज़ें हमें आती गई। अगर बहुत से बच्चों को मैथ्स में डर होता है, बहुत से बच्चों को बायोलॉजी में डर होता है, बट जैसे जैसे वो स्टडी करने लगते हैं तो फर्स्ट चैप्टर किया तो सेकेंड टफ लगने लगता है, फर्स्ट बहुत ईजी लगने लगता है, ठीक है। सेकेंड जब उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो सेकेंड ईजी लगने लगता है, थर्ड टफ लगने लगता है। तो इससे क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकेंड जो हमें वाकई बहुत टफ लग रहा था, जब हमने उसको स्टडी कर लिया, समझ लिया, तो हमें वो बहुत ईजी लगने लगा। अब थर्ड हमें टफ लगने लगा, अब हम उसको स्टडी कर लेंगे तो वो भी हमको ईजी लगने लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, लर्न करते हैं, अपने चारों तरफ की सराउंडिंग से लर्न करते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों में बाय बर्थ पहुंच जाए, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अगर हम बात करें वेस्टिजियस ऑर्गन्स की, कि जो वेस्टिजियस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे विजडम टीथ, जो हमारे विजडम टीथ होते हैं ना, वो 70
18 से 21 और के एज में वो निकलता है, ठीक है। उसका कोई वर्क नहीं है, उसका कोई वर्क नहीं है, बहुत मुश्किल से हम उसको कभी यूज़ हो पाता होगा या नहीं हो पाता, मगर मेरे ख्याल से कोई यूज़ नहीं है। बट फिर भी वो तीत हर जनरेशन में हर बच्चे को निकलता है उस एज में, ठीक है। तो वो भी क्लियर हो गया कि भाई जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते फिर भी वो होता है, ठीक है। उसी तरह पिन्ना है, जो ईयर पिन्ना होता है वो भी, उसका भी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, फिर भी वो बाय बर्थ लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कई वेस्टिजियस ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में है, बट हमें उसका यूज़ नहीं है, मगर हर जनरेशन में वो हमारी बॉडी में होते हैं। ऐसे ही जो इंटेस्टाइन का सीकम जो होता है उसमें भी एक वेस्टिजियस ऑर्गन्स पाया जाता है जिसका कोई यूज़ नहीं है। हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं उनमें वो यूज़ होता है, क्योंकि उनका जो फूड होता है वो सेलुलोज होता है जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें वो यूज़ हो पाता है, वो यूज़ करते हैं। बट हमारी बॉडी में उनका कोई यूज़ नहीं है। तो ये क्या हुआ, यूज़ एंड डिसयूज जो हुआ उसको हम हमारे लिए मतलब थ्योरी गलत हुई कि नहीं। तो क्या हुआ कि जो विजडम टीथ हुआ, जो अपेंडिक्स हुआ, जो हमने बताया जो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वो पार्ट हुआ, पिन्ना हुआ, ईयर पिन्ना हुआ, ये क्या है, वेस्टिजियस ऑर्गन्स है जिनका यूज़ हम नहीं करते हैं, मगर फिर भी हमारी बॉडी में हर एक जनरेशन में हर एक बच्चे को ये चीज़ मिलती है। तो यूज़ एंड डिसयूज़ का जो इन्होंने थ्योरी दी वो पूरी तरह से गलत हुई कि जो चीज़ हम ज़्यादा यूज़ बॉडी पार्ट का करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली वर्क करने पे बहुत ज़्यादा हमें वो पार्ट डेवलप हो जाता है, बहुत लार्ज हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो व्हाट अबाउट आवर वेस्टिजियस ऑर्गन्स, हमारे वेस्टिजियस ऑर्गन्स में विजडम टीथ है, हमारे अपेंडिक्स है, हम एयर पिन्ना की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब वेस्टिजियस ऑर्गन्स है जिसको हम यूज़ नहीं करते, फिर भी हर बच्चे के बॉडी में वो पाया जाता है। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को भी हम लोगों ने देख लिया कि इन्होंने बोला कि वो कैरेक्टर जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, बट हमने तो नहीं देखा है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हाँ, वो बच्चा पैदा हुआ धीरे धीरे अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने पेरेंट्स से, अपनी ज़रूरतों से अडॉप्ट करता है, लर्न करता है, बट बाय बर्थ सब कुछ लेके वो पैदा होके स्विमिंग नहीं करने लगता, साइकिलिंग नहीं करने लगता है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि एक्वायर्ड ट्रेट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इट्स ओनली वी अडॉप्ट फ्रॉम आवर सराउंडिंग, वी लर्न फ्रॉम आवर सराउंडिंग, बस। ओके, नाउ यूज़ एंड डिसयूज़ का लेमार्किज्म का जो थ्योरी था वो पूरी तरह से गलत हो गया। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी गलत हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि द फेरेबल वेरिएशन विच रिमेन फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम रिजल्ट इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी जो फेरेबल कंडीशन है, जो फेरेबल ऑर्गेनिज्म है जो इस इन्वायरमेंट को सह सकता है। मैंने एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया था कि एक बैक्टीरिया था जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहा था, बाकी और बैक्टीरिया जो है वो डाई हो गए, बट जो बैक्टीरिया ने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लिया वही आगे बढ़ पाया, क्योंकि वो एक फेरेबल ऑर्गेनिज्म है, जो एक इवोल्यूशन है, एक वेरिएशन है जो इस इन्वायरमेंट के हाई टेम्परेचर को रेजिस्टेंस कर पा रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है, वही बैक्टीरिया आगे फेरेबली चूज़ किया जाएगा इन्वायरमेंट के ज़रिए, वही इवोल्यूशन को शो करेगा। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत सही बताई कि जो वेरिएशन है, जो बेस्ट वेरिएशन है इस इन्वायरमेंट में, वही स्टे कर पाएगा लॉन्ग पीरियड तक, वही इवोल्यूशन का पार्ट हो पाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म वही हो पाएगा। जैसे मैंने बीटल का भी एग्जांपल शायद दिया था कि रेड बीटल में ग्रीन बीटल जो होता है वो वेरिएशन शो करने लगता है। रेड बीटल्स को क्रो ईजिली खा लेते हैं, बट ग्रीन बीटल्स को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो लीफ में रहता है। ग्रीन लीफ में रेड बीटल ईजिली रिकॉग्नाइज हो जा रहा था, उसको क्रो
ईजली प्लग करके खा ले रहा था, बट जो ग्रीन बीटल है वो ग्रीन लीफ में नहीं दिख रहा था क्रो को, और वो वेरिएशन है, वो एक तरह का वेरिएशन है जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वो उसने सरवाइव कर लिया, अपने आप को बचा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो बेस्ट और वेरिएशन है जो इस अपने आप को उस सराउंडिंग में निकाल पाया है, टॉलरेट कर पाया, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाया है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो क्रो ने खाने का क्या वो सब चीज़ें, तो वही एक इवोल्यूशन को शो करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू स्पीसीज में डेवलप हो जाएगा, उसकी जनरेशन बेस्ट होगी। ठीक है, तो ये क्या था, लेमार्क थ्योरी थी जो उन्होंने दिया था कि इवोल्यूशन के सपोर्ट में। नाउ कम टू द सेकेंड साइंटिस्ट विच इज कार्ल लिनियस। उन्होंने क्या बताया था, स्टेट दैट नो स्पीसीज इज न्यू, ईच स्पीसीज ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। इन्होंने क्या बताया, एक्चुअली ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो टेक्सोनॉमी है उसको दिया है, बायोनॉमिनोमेनक्लेचर जो होता है, जो जिस तरह से स्पीसीज, फैमिलीज और उसमें डिवाइड की जाती है, इन्होंने ही उस चीज़ को, टेक्सोनॉमी को पूरा बनाया है, तो इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। तो लिनियस ने जो बताया है कि जो स्पीसीज हैं वो नए नहीं है, ऑलरेडी उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग फैमिली थी, प्री एग्जिस्टिंग उनके जो एंसेस्टर थे वो ऑलरेडी इस अर्थ पे हैं, जिससे वो इवोल्यूशनरी एक प्रोडक्ट है, तरह से कह सकते हैं। यानी उन्होंने बताया कि हम जो हैं, इन्होंने होमो सेपियंस नाम भी हमें ह्यूमंस को दिया है लिनियस ने। इन्होंने बताया कि हम जो ह्यूमन है वो ऑलरेडी इस अर्थ पे एग्जिस्ट किए हुए हैं। हमारे फॉसिल, इन्होंने बताया कि फॉसिल वगैरह भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, ये जो ह्यूमंस हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो नए इस अर्थ पे नहीं है, उनकी प्री एग्जिस्टिंग जो जनरेशन थी वो ऑलरेडी यहाँ पे थी, जिससे वो एक इवोल्यूशनरी फॉर्म में डेवलप हुए हैं। तो ये लिनियस ने बताया है। ठीक है, ये लिनियस ने बताया है, और लेमार्किज्म की जो थ्योरी है वो अपनी अलग कॉन्सेप्ट बताती है, और लिनियस ने बताया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे न्यू नहीं है, वो डेवलप हुआ है प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, जो ऑलरेडी इस अर्थ पे पहले एग्जिस्ट करती थी। अब उसके बाद थर्ड आए हैं डार्विन। डार्विन तो बहुत समझ में आ ही गया होगा कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है अपने टाइम के, तो इन्होंने भी बहुत सी थ्योरी दी है। फिलहाल इनकी थ्योरीज बहुत लंबी है, ओवर प्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ फीटल्स, और बहुत ढेर सारी इनकी थ्योरीज है, जिनके लिए एक लेक्चर अच्छा खासा चला जाएगा। तो क्योंकि वो थ्योरी एक लेक्चर ले लेगा, अगर मैं अभी उसको बताती हूँ तो फिर लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमने दो साइंटिस्ट की थ्योरी को देख लिया है। थर्ड थे डार्विन, जिन्होंने अपनी 2-4 थ्योरीज दी हैं, जो मानी गई नहीं मानी गई वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप अभी लेमार्किज्म थ्योरी समझ में आ गई होगी, लिनियस ने क्या अपने कॉन्सेप्ट बताए वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो इस इवोल्यूशन को शो करते हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, डार्विन की थ्योरीज को पूरे के पूरे तरह से स्टडी करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नया टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।